हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम इसके पहले क्लास में देखे थे उच्चतम न्यायालय के जो अधिकार हैं और जो शक्तियां हैं और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को किस प्रकार से हटाया जाता है, इसे आज हम देखेंगे। और दोस्तों, इसके पहले जो लेक्चर हमने दिया था कि न्यायाधीशों के कैसे नियुक्ति की जाती है, न्यायाधीशों का गठन किस प्रकार किया जाता है, अगर ये सब आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। और हम देखते हैं आज उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना और उनके अधिकार शक्तियाँ। तो हम हेडिंग डालते हैं उच्चतम न्यायालय और दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए क्या प्रक्रिया है उसे हम सबसे पहले देखते हैं। तो न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है, और 124(4) के तहत उन न्यायाधीशों को हटाने के लिए अनुच्छेद है, उसमें बताया गया है कि न्यायाधीशों को किस प्रकार हटाया जा सकता है। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए राष्ट्रपति के आदेश के बाद, राष्ट्रपति के आदेश के बाद उन्हें हटाया जा सकता है। लेकिन ऐसा करने के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उन्हें हटाने के लिए राष्ट्रपति स्वयं स्वतंत्र नहीं है। दोस्तों, न्यायाधीशों को हटाने के लिए राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है, अकेले हटा दे वो। इसके लिए विशेष प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें संसद के दोनों सदन के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, उनके सदस्यों के विशेष बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है, या जो सदन में उपस्थित या मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के प्रस्ताव के उपरांत उन्हें पद से हटाया जा सकता है। दोस्तों, लोकसभा तथा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, उनका विशेष बहुमत या सदन में उपस्थित जितने सदस्य सदन में उपस्थित रहेंगे, उन सभी के 2/3 बहुमत के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उन्हें हटाया जा सकता है। और दोस्तों, इसमें एक निष्कासन प्रस्ताव होता है। निष्कासन प्रस्ताव को हम देख लेते हैं, ये क्या है। तो निष्कासन प्रस्ताव में जो 100 सदस्य लोकसभा और 50 सदस्य राज्यसभा, मतलब कि 100 सदस्य उच्च सदन से होंगे और 50 सदस्य राज्यसभा के सदस्य होंगे।
तब निष्कासन प्रस्ताव लाया जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाना है। यदि निष्कासन प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर तथा राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उनके द्वारा यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे तथा राज्यसभा के सभापति होंगे उनके आधार पर एक प्रकार की 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी। 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी। 3 सदस्यीय कमेटी जो बनाई जाएगी उस कमेटी में 3 सदस्यीय जो कमेटी बनाई जाएगी उस कमेटी में होंगे शामिल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे कोई अन्य न्यायाधीश हो सर्वोच्च न्यायालय के, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। और एक न्यायविधि होंगे। न्यायविधि का मतलब कि जो न्याय से जुड़े होंगे और न्यायिक प्रक्रिया में विद्वान होंगे, न्याय में उनको विशेष ज्ञान हासिल होगा, उनको इस कमेटी में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसमें 3 सदस्य होंगे, 3 सदस्य कमेटी बनाई जाएगी। उसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे और न्यायविधि होंगे और उच्च न्यायालय के कोई एक न्यायाधीश होंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, यह जांच करेंगे कि यह जो दुर्व्यवहार या महाभियोग लगाया जाना है वह सत्य है या असत्य है। अगर सत्य पाया जाता है तो लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपसभापति ऐसा प्रस्ताव पारित करके जो 2/3 बहुमत की आवश्यकता है लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, उन्हें पारित कर दिया जाएगा। प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा और प्रस्ताव पारित होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा दिया जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। लेकिन अभी तक किसी को भी सर्वोच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में किसी भी न्यायाधीश को अब तक हटाया नहीं जा सका है। लेकिन दोस्तों एक 1991 वी रामास्वामी जो 1991 से 1993 तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थी, उन पर महाभियोग लगाया गया था। लेकिन कांग्रेस मतदान में शामिल नहीं हुई, इस प्रकार से वह महाभियोग नहीं पारित हो सका, तो उनको भी नहीं हटाया जा सका। अभी तक किसी को भी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उन्हें महाभियोग या दुर्व्यवहार के आधार पर, साबित कदाचार के आधार पर अभी तक किसी को भी हटाया नहीं जा सका। अब दोस्तों हम देखते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनके अधिकार और उनकी शक्तियों के बारे में। तो सर्वोच्च न्यायालय के शक्तियाँ एवं अधिकार।
दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की जो अधिकार और शक्तियां हैं उनमें हम कई चीज़ें शामिल कर सकते हैं। एक है मूल अधिकार, दूसरा देख सकते हैं, दूसरा है अपीलीय अधिकार, अपीलीय अधिकार, और तीसरा देख सकते हैं, तीसरा है न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन। और चौथा है परामर्श दात्री। परामर्शदात्री में राष्ट्रपति को जो सलाह दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसमें हम इसे देखेंगे। और हम पांचवा देख सकते हैं, पांचवा है संविधान का संरक्षक, संविधान का संरक्षक। और इसमें हम छठवां देख सकते हैं, छठवां है मौलिक अधिकारों का रक्षक, रक्षक या संरक्षक भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, मूल अधिकार को हम आरंभिक क्षेत्र अधिकार, आरंभिक क्षेत्राधिकार, मूल अधिकार को हम आरंभिक क्षेत्राधिकार में भी शामिल कर सकते हैं। इसे हम आरंभिक क्षेत्राधिकार भी कह सकते हैं। और दोस्तों, इसका जो है अनुच्छेद 131 में वर्णन है। जो आरंभिक क्षेत्राधिकार, मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार है, वह अनुच्छेद 131 में शामिल किया जाता है। अनुच्छेद 131 दोस्तों, इसके तहत जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में, जो सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय में विवाद को देखे जा सकते हैं। अब देखे जाए, जो सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय में ले जाए जा सके, उन्हें हम मूल क्षेत्राधिकार या आरंभिक क्षेत्राधिकार कह सकते हैं। इसके तहत किसी भी विवाद को सर्वोच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से या सीधे ले जाया जा सकता है। इसमें हम शामिल कर सकते हैं, जैसे एक तरफ भारत सरकार हो और एक तरफ राज्य सरकार हो। इसमें हम पहला कह सकते हैं कि एक तरफ भारत सरकार हो और दूसरी तरफ एक राज्य सरकार हो, तो ऐसे विवाद की स्थिति को सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है। भारत सरकार हो, भारत सरकार मतलब केंद्र सरकार प्लस एक तरफ राज्य सरकार, एक तरफ राज्य सरकार हो और एक तरफ भारत सरकार हो, तो इसमें जो विवाद होंगे दोनों में, उन्हें हम आरंभिक क्षेत्राधिकार में रखेंगे। और एक तरफ अगर हम इसमें भारत सरकार रखें, भारत सरकार और दो राज्य हो, यहाँ पे दो राज्य की सरकार हो, तो ऐसे भी अधिकार को हम, जो इनमें दो विवाद होंगे, उन्हें भी हम मूल अधिकार या मूल क्षेत्राधिकार या आरंभिक क्षेत्राधिकार में रख सकते हैं। तीसरा हो दो या दो से अधिक राज्यों के विवाद हो। यदि दो या दो से अधिक राज्यों के विवाद हो तो हम सर्वोच्च न्यायालय में सीधे ले जाए जा सकते हैं। और इसमें हम चौथा रख सकते हैं कि चौथा है कि यदि एक राज्य हो, यदि कई राज्य हों, एक राज्य हो या कई राज्य हों, इसी स्थिति में
यदि विवाद होता है तो भी हम सर्वोच्च न्यायालय में सीधे रूप से ले जाया जा सकता है। तो सीधे प्रत्यक्ष रूप से सर्वोच्च न्यायालय में ले जा सकते हैं। दोस्तों, एक तरफ भारत सरकार हो और एक तरफ राज्य सरकार हो, भारत सरकार हो और राज्य सरकार हो, दो राज्य सरकारें हों और दो या दो से अधिक राज्य सरकारें हों, या एक या कई राज्य सरकारें हों, एक सरकार भारत सरकार हो या कई राज्य सरकार हों, इससे भी जो विवाद होंगे उन्हें हम सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में प्रत्यक्ष रूप से ले जा सकते हैं। ऐसे में हमें उच्च न्यायालय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे हम इसे सर्वोच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से ले जा सकते हैं। तो अब हम दूसरा देखते हैं, और दूसरा है अपीलीय अधिकार, अपीलीय क्षेत्र अधिकार। इसे हम अगर क्षेत्र अधिकार कह दें तो ज़्यादा उचित होगा, इसे हम क्षेत्राधिकार। अब दोस्तों, हम देखते हैं कि अपीलीय क्षेत्राधिकार में ऐसे विवाद होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में देखे जा सकते हैं, चाहे उच्च न्यायालय हो, चाहे जिला में न्यायालय हो, या किसी अन्य प्रकार के जो न्यायालय होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं, उनमें जो विवाद पहुंचा रहता है, यदि उनसे संतुष्ट न होने पर याचिकाकर्ता अपने विवाद को, अपने जो मामले होंगे वह अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय में, अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय में ले जा सकते हैं। तो यदि जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, अधीनस्थ न्यायालय से याचिकाकर्ता संतुष्ट न हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय में अपने विवाद को ले जा सकते हैं। इसे हम कह सकते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब है कि यदि कोई याचिकाकर्ता अपने मामलों से, अपने बातों से, अपने जो उच्च न्यायालय हैं, अधीनस्थ न्यायालय हैं, उनसे जो निर्णय लिया गया है, यदि कोई संतुष्ट न हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय में ले जा सकते हैं। कुछ मामलों में उच्च न्यायालय या कह सकता है कि आप इसे सर्वोच्च न्यायालय में दायर कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में ले जा सकते हैं विवाद को, जबकि कुछ स्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय में नहीं ले जा सकते हैं। इसके लिए कुछ लिमिटेशंस हैं, पर आपको यह जानकारी रखना है कि केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब है कि ऐसे विवाद को जब अधीनस्थ न्यायालयों में, सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में कोई विवाद, कोई याचिकाकर्ता संतुष्ट न हो, अपने जवाब से संतुष्ट न हो, तो वह सर्वोच्च न्यायालय में ले जा सकता है। इसमें हम एक संवैधानिक मामलों और फौजदारी मामलों में और डांडिक मामलों में सिविल या दीवानी मामलों में। तो दोस्तों, फौजदारी हो या डांडिक हो, सिविल हो या दीवानी मामले हो, अगर हम संवैधानिक मामलों में देखें, फौजदारी मामलों में, डांडिक मामलों में, सिविल या दीवानी मामलों में, इन सभी मामलों में अधीनस्थ न्यायालयों के, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं अधीनस्थ न्यायालयों से, तो आप सर्वोच्च न्यायालय में अपने बात को रख सकते हैं। इसे हम अपीलीय क्षेत्राधिकार कहते हैं। इस प्रकार के अधिकार जो हैं वह सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियाँ। न्यायिक पुनर्विलोकन। दोस्तों, न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय अपने पूर्व में दिए गए निर्णयों से संतुष्ट न हो, यदि अपने पूर्व निर्णयों को बदलना चाहता है, अपने पूर्व के दिए गए निर्णय को बदलना चाहता है,
तो इस प्रकार से जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियां हैं उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने बातों को पलट सकता है, अपने दिए गए जो पहले थे जो पहले उत्तर दिए गए थे उनको बदल सकता है, पहले दिए गए बातों को बदल सकता है। इसी के तहत जैसे हम देख सकते हैं कि 1973 में जो केशवानंद भारती मामला था, कुछ और कहा गया, लेकिन गोलकनाथ बनाम पंजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट कुछ और कह देती है। तो इस प्रकार से जैसे समय बदलता रहता है उस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट भी अपने बातों को बदलती रहती है। इस प्रकार के उसे अधिकार हैं कि वह अपने बातों को पुनः समीक्षा कर सकती है। तो न्यायिक पुनरावलोकन शक्तियाँ यही कहती हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। दोस्तों जो परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है वह आर्टिकल 143 143 के अनुच्छेद 143 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, यदि राष्ट्रपति उनसे कोई सलाह मांगता है तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश उन्हें सलाह देंगे। सलाह देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे वो 5 सदस्यीय कमेटी होगी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। जो राष्ट्रपति जो जिस विचार पे जिस मत पर मांगे रहेंगे उन्हें यह सुझाव देगी, अपना मत देगी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इसके लिए राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के इस मत को माने या ना माने, अर्थात राष्ट्रपति अपने विचारों को मनवाए। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय के बातों को राष्ट्रपति अवश्य माने, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति स्वतंत्र है। यदि इनके बातों को राष्ट्रपति मानता है तो ठीक है, यदि नहीं मानता है तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कोई दबाव नहीं डाला जा सकता है कि राष्ट्रपति को इनके विचारों को मानना पड़ेगा। और हम इसे अगर न्यायिक पुनरावलोकन जो शक्तियाँ हैं वो अनुच्छेद 137 है। इसे अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। अनुच्छेद 137 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन था। अब हम आते हैं संविधान का संरक्षक। दोस्तों आप जानते हैं कि सरकार जो है, चाहे व्यवस्थापिका हो या चाहे कार्यपालिका हो, यदि कोई कानून ऐसा बनाती है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका यदि कोई कानून ऐसा बनाती है जो संविधान के उल्लिखित नियमों के अनुसार नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय इस आधार पर उन्हें अवैध घोषित कर सकती है, असंवैधानिक घोषित कर सकती है कि यह संविधान की मूल भावना के अनुसार नहीं है। इसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के पास यह अधिकार है कि वह इन अधिकारों को, इन कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है, असंवैधानिक घोषित कर दे सकती हैं। तो केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास ही ऐसा अधिकार है कि वह जो कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका है उनके कानूनों को, उनके नियमों को अवैध घोषित कर सकती है। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक लोकतांत्रिक समाज में, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में सरकार को तानाशाही से बचने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास ऐसा अधिकार आवश्यक था। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय के पास यह अधिकार है कि वह तानाशाही सरकार होने से बचा सकती है, मनमानी कानून
बनाने से संविधान में जो कानून हैं उन्हीं के अनुसार बना सकती है, उसके बाहर नहीं बना सकती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास ऐसा अधिकार होने चाहिए और वह संविधानों का सारांशक है। तो इसे हम देख सकते हैं। अब हम आते हैं मौलिक अधिकारों का रक्षक। तो दोस्तों, मौलिक अधिकारों का रक्षक आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार होते हैं जो वह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक अधिकार होते हैं। इसके बिना व्यक्ति जीवन और मरण के समान है। दोस्तों, यदि मौलिक अधिकार व्यक्ति के पास नहीं है तो व्यक्ति मरणासन अवस्था में, और मौलिक अधिकारों के न रहने पर ठीक उसी प्रकार से हम तुलना कर सकते हैं कि यदि व्यक्ति जीवित है तो उसे मौलिक अधिकार चाहिए, यदि व्यक्ति जीवित है मौलिक अधिकार नहीं है तो व्यक्ति मरण के समान ही है। तो इसके लिए जो संविधान है, सर्वोच्च न्यायालय है, वह इन अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को संरक्षित रखना है। आप जानते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है वह अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 में है। इसे हम पहले ही पढ़ा चुके हैं आपको दोस्तों। आप इसे फंडामेंटल राइट स्टडी विद विक्रांत लिखेंगे तो आपको आ जाएगा। तो दोस्तों, स्टडी विद विक्रांत लिखेंगे, आपको फंडामेंटल राइट से अधिकार मिल जाएगा। तो दोस्तों, जो मौलिक, दोस्तों लाइट की प्रॉब्लम बहुत है, यहाँ पर लाइट बार बार जा रहा है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। और दोस्तों, अनुच्छेद 32 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है, उसके तहत मौलिक अधिकारों या मूल अधिकारों की रक्षा करता है। तो इसमें हम अगर देखें तो सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा करते वक्त 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। रिट WRITS 5 प्रकार के रिट्स जारी करती हैं। इसमें हम अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण, 5 प्रकार के जो रिट जारी करती है, उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय जनता के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। दोस्तों, यह कई स्थितियों में इसे हटाया भी जा सकता है, लेकिन केवल मौलिक अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय कर सकती है और उच्च न्यायालय भी कर सकती है। लेकिन हम यहाँ सर्वोच्च न्यायालय पढ़ा रहे हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा अनुच्छेद 32 के तहत करते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जनता के, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। और इसमें दोस्तों हम 7वें में देख सकते हैं, 7वें में है अन्य अधिकार। अन्य अधिकार को भी हम देख लेते हैं। दोस्तों, अन्य अधिकारों में हम अगर देखें, सर्वोच्च न्यायालय के पास जो अन्य अधिकार हैं, उसमें अगर देखें तो सर्वोच्च न्यायालय के पास यह अधिकार है कि वह एक राज्य के न्यायालय के मामलों को दूसरे राज्य के न्यायालय के मामलों में शामिल कर सकता है। मतलब कि एक उच्च न्यायालय के मुद्दे हैं तो वह दूसरे उच्च न्यायालय में मुद्दे को शामिल कर सकता है। और यदि किसी उच्च न्यायालय में कोई मुद्दा है, विवाद है कि वहाँ पर आया है, उसे निस्तारण नहीं किया जा रहा है, तो इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार है कि उस मामले को अपने पास लेकर उनके निस्तारण कर सकता है। मतलब यह कि सर्वोच्च न्यायालय के पास यह अधिकार है किसी उच्च न्यायालय के मामलों को अपने पास लेकर उस मामलों को निस्तारण कर सकता है, उस मामलों की देखभाल कर सकता है। और जो सर्वोच्च न्यायालय के पास ऐसे भी अधिकार हैं कि जो किसी प्रकार से, जैसे मान लीजिए कि जो कुछ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं तथा किसी अन्य प्रकार के जो अध्यक्ष होते हैं, विभिन्न पदों पर कर्मचारी जो होते हैं, अधिकारीगण होते हैं, उनके जो हटाने की प्रक्रिया है उसमें भी न्यायालय के पास विशेष अधिकार होते हैं। न्यायालय जांच करते हैं, तो न्यायालय के पास एक विशेष अधिकार हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों,
आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप इसे मूल अधिकार, मूल क्षेत्र अधिकार, अपीलीय, न्यायिक, परामर्शदात्री, संविधान का संरक्षक, मौलिक अधिकारों, जो अन्य प्रकार के अधिकार हैं उन्हें भी हम देख चुके हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले क्लास में हम देखेंगे जो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार के पश्चात, न्यायालय के पश्चात उच्च न्यायालय होते हैं। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 के तहत उच्च न्यायालय के जो होते हैं अधिकार हैं, किस प्रकार से उन्हें बनाया जाता है, उच्च न्यायालय की क्या स्थिति हैं, उन सभी को हम देखेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद।